हेलो फ्रेंड्स। इस अध्याय में हम जनपद मगध के जनपद राज्य और उनके साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो बुद्ध के समय में 16 बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। अंगराज्य, यह राज्य बिहार में मगध के पश्चिम में था। इसमें आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के जिले थे। चंपानब नगरी इसकी राजधानी थी। इसकी गिनती उस काल के उत्तरी भारत के 6 प्रसिद्ध नगरों में होती थी। यह व्यापार, कला, साहित्य, वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अंग के शासकों ने काशी के राजा ब्रह्मदत्त की सहायता से मगध को परास्त किया, परंतु बिम्बिसार के समय इसे मगध राज्य में शामिल कर लिया गया। मगध, इस राज्य के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं है। संभवतः आरंभ में यह एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य नहीं था। इस पर कई राजवंशों ने राज्य किया। ईसा से कोई 650 वर्ष पूर्व शिशुनाग वंश ने मगध में अपने राज्य की स्थापना की। शिशुनाग का राज्य छोटा था। उसमें आधुनिक पटना और गया के जिले शामिल थे। उसकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग के बाद 3 राजाओं की कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। सबसे प्रसिद्ध राजा जिसके बारे में हम निश्चित रूप से जानते हैं, 5वां राजा बिम्बिसार था। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु के अधीन मगध राज्य ने बड़ी उन्नति की। अगर काशी राज्य के बारे में बात करें तो यह राज्य आधुनिक बनारस के आसपास था। वाराणसी इसकी राजधानी थी। यह नगर शिल्प, व्यापार और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। काशी और कौशल राज्य में विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष होते रहते थे। अंग और मगध के साथ युद्धों के कारण इसी शक्ति को काफ़ी धक्का लगा। अंत में कौशल राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिया। अगर कौशल राज्य के बारे में बात करें तो यह राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल और काशी में चिरकाल से शत्रुता चली आ रही थी। कोश के शासक महाकौशल ने काशी को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। बुद्ध के समय प्रसेनजीत कौशल का राजा था। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। वह बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने इस धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किए। प्रसेनजीत और मगध के शासक अजातशत्रु के युद्धों का उल्लेख भी मिलता है। वृद्धावस्था में प्रसेनजीत साक्य देश में बुद्ध की शरण में चला गया। उसकी गैर हाजिरी में कौशल में क्रांति हो गई। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से सहायता मांगी, परंतु राजधानी वापस आने से पूर्व ही नगर के बाहर उसकी मृत्यु हो गई। कालांतर में कौशल को मगध ने अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी राज्य के बारे में बात करें तो वज्जी राज्य में 8 कबीले शामिल थे और इनमें लिच्छवी और विदेह अधिक प्रसिद्ध थे। लिच्छवी क्षत्रियों के वंशज थे और वे स्वतंत्रता प्रिय और युद्ध प्रेमी थे। उनकी राजधानी वैशाली थी, जो वज्जी संघ की भी राजधानी थी। यह एक बड़ा समृद्ध नगर था। इसकी जनसंख्या काफ़ी अधिक थी और इसमें कई भवन थे। इसकी रक्षा के लिए 3 दीवारें थीं। महावीर स्वामी की मां लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी। लिच्छवी बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध भी कई बार इस नगर में गए। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था, अतः वैशाली का अपना विशेष धार्मिक महत्व था। अगर मल राज्य के बारे में बात करें तो मल एक गणराज्य था। इसके 2 भाग थे। एक भाग की राजधानी कुशीनगर और दूसरी की पावा थी। बौद्ध इतिहास में इनका बड़ा महत्व है। महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में किया और यहीं वे बीमार हो गए थे और कुशीनगर में उनका देहांत हुआ। मल क्षत्रियों के वंशज थे और बुद्ध के बड़े भक्त थे और प्रशंसक भी थे। लिच्छवियों की भांति वे बड़े वीर और युद्ध प्रेमी थे। अपनी रक्षा के लिए मल और लिच्छवी एक हो गए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इस गणराज्य की स्वतंत्रता जाती रही और इसे मगध राज्य में मिला लिया गया। अगर वेदी राज्य के बारे में बात करें तो ये राज्य वर्तमान बुंदेलखंड में थे। संभवतः सुक्तिमहिनी इसकी राजधानी थी। शिशुनाग के शासनकाल में इस राज्य ने बड़ी प्रगति की। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से प्रतीत होता है कि इसका कलिंग प्रदेश पर भी अधिकार रहा। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात यह राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। वत्स राज्य के बारे में बात करें तो इस राज्य में आधुनिक इलाहाबाद के आसपास के प्रदेश शामिल थे। यह राज्य बड़ा वैभवशाली और संपन्न था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह नगर यमुना नदी के तट पर स्थित था और इसे एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। युद्ध के समय इस राज्य पर उदयन नामक शासन करता था, जो उसे मगध के शासक अजातशत्रु और अवंती के राजा प्रद्योत से युद्ध करने पड़े।
उद्यन ने मगध के राजा से विवाह संबंध कायम किए। अवंती के शासक प्रदोत ने इस पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा और उसे अपनी लड़की का विवाह उद्यन से करना पड़ा। शुरू में उद्यन बौद्ध धर्म का विरोधी था, परंतु बाद में उसने इस धर्म को अपना लिया और इसे राज्य धर्म घोषित किया। उद्यन के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, जिसके कारण वह राज्य उसके बाद अवंती राज्य में विलीन हो गया। कुरु राज्य के बारे में बात करें तो कुरु राज्य में दिल्ली और मेरठ के आसपास के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उस समय उस राज्य का इतना महत्व नहीं था जितना वैदिक काल में था। इसके निवासी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय कौरव नामक सरदार यहाँ शासन करता था। इन लोगों ने यादव, भोज और पंचाल आदि जातियों से विवाह संबंध कायम किए और इस राज्य ने गणतंत्रात्मक रूप धारण कर लिया। अगर पांचाल के बारे में बात करें, इस राज्य में आधुनिक रुहेलखंड डिवीजन शामिल था। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य थी। कन्नौज इस राज्य का प्रसिद्ध नगर था। यह राज्य भी अपना प्राचीन गौरव और महत्व खो चुका था। आरंभ में यहाँ राजतंत्र प्रशासन प्रणाली थी, पर बाद में यह एक गणराज्य बन गया। मत्स्य के बारे में अगर बात करें तो इस राज्य में आधुनिक जयपुर और अलवर के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। बुद्ध के समय इसको कोई राजनीतिक महत्व प्राप्त नहीं था और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया था। यह राज्य अब चेदी राज्य का ही भाग था और सहज नामक शासक चेदी और मत्स्य दोनों पर राज्य करता था। अगर शूरसेन राज्य की बात करें तो यह राज्य मत्स्य राज्य के दक्षिण में था और इसकी राजधानी मथुरा थी। इसका शासक अवंती पुत्र बुद्ध का प्रिय शिष्य था। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप मथुरा बुद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। ऐसा विचार है कि अवंती और शूरसेन राज्यों में विवाह संबंध हुए थे। इसकी यादव शाखा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बाद में उसे मगध राज्य में विलीन कर लिया गया। अगर अस्मक राज्य के बारे में बात करें तो असमक राज्य अवंती के पड़ोस में था। बौद्ध साहित्य में इसे गोदावरी नदी के तट पर स्थित बताया गया है। इसकी राजधानी पाटन थी। संभवतः इस पर इक्ष्वाकु परिवार का राज्य था। अगर अवंती राज्य के बारे में बात करें तो अवंती राज्य वत्स राज्य के पश्चिम में स्थित था और इसमें आधुनिक मध्य प्रदेश और मालवा के प्रदेश शामिल थे। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण की राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध के समय यहाँ प्रदोत नामक शासक शासन करता था। बौद्ध साहित्य में उसे बड़ा क्रूर और निर्दयी बताया गया है। उसकी मगध और कौशल राज्य से शत्रुता थी। उसने उद्यन को हराया, परंतु बाद में अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। प्रदोत के आक्रमण के भय के कारण अजातशत्रु ने अपने राज्य की सीमा पर किले बनवाए। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसके अंतिम शासक को शिशुनाग ने परास्त किया और इस राज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया। यह राज्य बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र और 4 प्रसिद्ध राजतंत्रों में से एक था। गांधार राज्य की बात करें तो इस राज्य में कश्मीर, रावलपिंडी और पेशावर के प्रसिद्ध प्रदेश शामिल थे। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। यह व्यापार और शिक्षा का केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में यहाँ पुष्कर सेन नामक राजा राज्य करता था, जो बिम्बसार के समकालीन था। उसने अवंती के शासक प्रदोत को भी पराजित किया था। यह मगध से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने अपना राजदूत भी वहां भेजा, परंतु इसमें उसे विशेष कोई सफलता नहीं मिली। अगर कंबोज राज्य के बारे में बात करें तो इसमें कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर और बदख्शां के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी राजौरी अथवा राजपुरा थी। आरंभ में यह राजतंत्र शासन प्रणाली थी, परंतु बाद में संघीय शासन प्रणाली प्रचलित हुई। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में ईरान के शासक डेरियस ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। महाजनपदों का महत्व। प्राचीन भारतीय इतिहास में उपरोक्त महाजनपदों का उत्थान अपना विशेष महत्व रखता है। सर्वप्रथम इन महाजनपदों में राजतंत्रों के साथ साथ गणतंत्रों का भी उत्थान हुआ, जहाँ का प्रमुख प्रबंधक प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार लोगों द्वारा चुना जाता था। दूसरे, इन महाजनपदों में जहाँ राजतंत्र थे, उनकी शासन प्रणाली को देखने पर यह ज्ञात होता है कि वहाँ पर तानाशाह नहीं थे। शासक बड़े प्रजा सेवक थे और प्रजा की भलाई के कार्यों में लीन रहते थे। तीसरे, यह भी ये
ये विभिन्न राजतंत्र और गणतंत्र धीरे धीरे आपस में मिलते जा रहे थे और धीरे धीरे भारत एक राजनीतिक इकाई का रूप धारण करता जा रहा था। यह कार्य मगध शासकों ने पूरा किया। जब इन विभिन्न इकाइयों को जीतकर उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी जो देश की एकता के लिए बहुत अच्छी थी। अब मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में हम बात करें तो इसमें एक हर्यक वंश जो 544 से 413 ईस्वी के बीच में था। हर्यक वंश में बिम्बिसार के शासनकाल में मगध ने खूब उन्नति की। यह बुद्ध का समकालीन था। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। बिम्बिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिम्बिसार के वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इससे पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूल किया जाता था। बिम्बिसार का शासनकाल में फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक था। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलहना थी और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिवर्ज कहते थे। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उनके खुले भागों को पत्थर की दीवारों से चारों ओर से घेर दिया गया था। इस तरह राजगीर एक अभेद दुर्ग हो गया था। बिम्बिसार के लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु अगर शासनकाल देखें तो 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक था। इसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी और तीसरी के लिए तैयारियां की थी। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। इस कारण काशी और कौशल ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने और अपने जमाई को काशी सौंप कर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ा। अजातशत्रु ने रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं रखा। यद्यपि उसकी माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। बहाना यह ढूंढा था कि लिच्छवी कौशल के मित्र हैं। इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उन पर हमला करके उन्हें हराया। वैशाली को नष्ट करने में उसे 16 साल का लंबा अरसा लगा। अंत में उसे इसलिए सफलता मिली कि उसने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। इससे युद्ध में लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सकता था। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध के साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। अगर उदयन के शासनकाल को देखें तो उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर करीब 413 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग नाम के योग्य अमात्य ने अपदस्थ कर दिया। अगर शिशुनाग की राज्य शासन के बारे में बात करें तो उसका राज्य शासन 413 से 362 ईस्वी पूर्व तक था। उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ और वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। अवंती जो कि उज्जैन की राजधानी है की शक्ति को तोड़ देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। इसके बाद अवंती राज्य मगध का साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत समय तक बना रहा। अगर कालाशोक या काकवर्ण के राज्य शासन के बारे में बात करें तो इनका शासन 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक था। पुराण एवं दिव्यावदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। उसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सिंहली महाकाव्य के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यही संगति जो 387 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संघ
स्थावीर एवं महासांगिक के रूप में बंट गया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार कालाशोक ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अंतिम राजा संभवतः नंदीवर्धन था। नंद वंश के बारे में बात करें तो पुराण के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। पुराणों में इसके लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव के समान सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं एकराट आदि उपाधियां दी गई। यहाँ पे एक वर्ड था सुरक्षत्रांतक, जिसका मीनिंग एकराट आदि उपाधियां दी गई, क्षत्रियों को नाश करने वाला। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने इसे अगरमीज एवं जैंद्रमीज कहा। उसके शासनकाल में सिकंदर ने करीब 325 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। बाद के नंद शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए। उनके शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर तक पहुंच गया था। तो ये थे मगध साम्राज्य की स्थापना और मगध जनपद राज्य के विस्तार का अध्याय। अगले अध्याय में हम भारत की और महान इतिहास का एक विषय लेकर चर्चा करेंगे।